नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट फर्स्ट के बारे में। इस टेस्ट में हम टोटल 50 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे हम। अगर फ्रेंड आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और फ्रेंड आप इसकी डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ, उसमें आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल के ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। उसमें लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके ताकि आने वाली जो भी सूचना है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और जैसे कि आज हम टोटल 50 से सॉल्व 50 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट एग्जाम दृष्टि से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलो बिना टाइम गवाए अपने बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंगल फेज प्रेरण मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन तो अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, उसका जो प्रिंसिपल है वो पूछा है क्वेश्चन। तो देखो अपना जो ए ऑप्शन था वो था सिंगल फेज के कारण, बी ऑप्शन चुंबकीय खिंचाव बल सिद्धांत के कारण, सी ऑप्शन लेंज के सिद्धांत, डी तीनों सिद्धांत सही है। तो अपना इसमें जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, चुंबकीय खिंचाव बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग, यानी कि जो चुंबकीय खिंचाव बल सिद्धांत होता है उसी के ऊपर क्या होती है, जो अपनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वो कार्य करती है। तो फ्रेंड्स जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम मोटर के बारे में जानते हैं, मोटर की संरचना होती कैसी है, किस तरह से कार्य करती है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो फ्रेंड, जो अगर बॉडी के ऊपर भाई जो स्लॉट कटी हुई हो तो वो किस प्रकार की मोटर होगी, ऐसी मोटर। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। मान लो कि हम तो देखो जिसका पार्ट्स हो गया, यानी कि पूरी क्या हो जाएगी, अगर पूरे पार्ट्स को एक साथ जोड़ दें तो बॉडी कहलाएगी। और देखो यहाँ हम शुरू करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा इसका फैन कवर, तो सबसे पीछे भाग हो जाएगा। ये फैन कवर काम क्या आता है, ये जो पंखड़ियां होती हैं इन्हें सपोर्ट करता है, यानी कि इन्हें भाई वातावरण से बचाता है, इनको ध्रुट ना हो। और ये हो जाएगा अपना फैन। इसके बाद बात करें तो ये हो जाएगा अपना टर्मिनल बॉक्स जहाँ पर हम वायरों को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ये हो जाएगी अपनी स्टेटर वाइंडिंग, जहाँ पर हम वाइंडिंग करते हैं स्टेटर की। अगर जैसे कि सिंगल पेज हो तो वहाँ पर सिंगल पेज वाइंडिंग करेंगे, अगर थ्री पेज हो तो थ्री पेज वाइंडिंग करेंगे। इसके अलावा जो वाइंडिंग किसके ऊपर जाती है, स्टेटर, तो ये हो जाएगा अपना स्टेटर। जो बीच में जो माइल्ड स्टील का जो बना हुआ भाग जो बिल्कुल साफ वो दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा अपना शाफ्ट। इसके बाद जो गोल ब्लैक टाइप में कुछ दिखाई दे रही है रबर टाइप, ये हो जाएगी वी रिंगर साइड, यानी कि जो अपनी जो शाफ्ट है शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए, यानी कि ताकि अंदर कुछ मिट्टी वगैरह ना जाए, इसलिए वी रिंगर साइड यानी स्लाइडर लगाई जाती है। फिर उसके अलावा ड्रेन प्लग्स, यानी ड्रेन प्लग्स क्या काम आती है, जो हवा के लिए यानी कि अंदर जाने के लिए काम आती है हवा। फिर इसके अलावा एंड साइड एंड इन स्लाइड्स, ये हो जाएगा अपना रोटर। इसके अलावा जो पूरी बॉडी जिसमें आड़ी तिरछी पट्टियां ऐसी कटी हुई है, ये हो जाएगा अपना फ्रेम यानी बॉडी। इसके अलावा जो ब्लैक टाइप दिखाई दे रही है जाएगी अपनी नेम प्लेट। और जो ये हो अपनी ये क्या जाएगी आई बोल्ट, यानी कि आई बोल्ट क्या होता है, जैसे कि मोटर को हमें उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो क्या काम मिलेंगे हम, आई बोल्ट। अब इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है ये हो जाएगा अपना बेरिंग। बेरिंग क्या काम आता है, यानी जो एक तो देखो रोटर को, जो रोटर है शाफ्ट है अपनी उसको में संतुलन रखता है और उसको यानी घर्षण हानि या नाव को कम करने के लिए किसका काम करते हैं हम, बेरिंग का। तो फ्रेंड ये तो हो गई अपनी मोटर की संरचना। चलो बढ़ते हैं हम इसके अलावा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। नहीं, अगला क्वेश्चन है अपना कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो क्या होता है कि उसमें सिंगल फेज वाइंडिंग देंगे और वाइंडिंग कितनी होती है, दो। तो सिंगल फेज वाइंडिंग के कारण क्या होता है कि घूर्णीय चुंबक क्षेत्र नहीं बन पाता है, यानी घूर्णीय चुंबक क्षेत्र नहीं बन पाता, इसलिए कारण सिंगल फेज मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शनों में से पहला ही ऑप्शन अपना घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र न होना, सिंगल फेज का न होना, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो जैसे मैंने कहा था कि सिंगल फेज सप्लाई के कारण घूर्णीय चुंबक क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेट नहीं
बनता है, इसलिए क्या होती है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। और फ्रेंड अगर हम सिंगल फेज मोटर की बात करें तो उनमें से जैसे कि मान लो कि सिंगल फेज मोटर है अपनी, यानी कि स्टार्टिंग मेथड सिंगल फेज मोटर इंडक्शन। तो जो अभी ने स्टार्टिंग करने का तरीका, अब देखो मान लो कि सिंगल फेज मोटर है, अभी ने भाई हम सप्लाई तो कौन से देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे इनके अंदर, लेकिन स्टार्ट किस कारण से होगी, इनका जो मेथड है देखो एक हो जाएगी अपनी स्प्लिट फेज मोटर। तो इसमें क्या होता है कि एक फेज को दो फेजों में बांटा जाता है, तो इसलिए हो जाएगी स्प्लिट फेज यानी कि विभक्त फेज मोटर, विभक्त कला मोटर। इसके अलावा होता है कैपेसिटर स्टार्टर मोटर। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है बढ़ाने के लिए जो होगा कि एक फेज को दो बार किसका बार काम लेते हैं हम, कैपेसिटर का, तो ये जाएगी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसके अलावा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, एक हो जाएगी परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, और एक हो जाएगी शेडेड पोल मोटर। यानी कि हम मोटर को स्टार्ट करने की विधियों के आधार पर मोटर को क्या कर देते हैं, उनका वर्गीकरण कर देते हैं, उनको बांट देते हैं अलग अलग भागों में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना, सिंगल फेज मोटर में वाइंडिंग के मध्य कोण कितना होता है। यानी जो सिंगल फेज मोटर है अपनी, उनमें वाइंडिंग के मध्य कोण कितना होता है। फ्रेंड तो ए ऑप्शन है 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 145 और डी ऑप्शन है 180 डिग्री। तो जो सिंगल फेज मोटर हो गई अपनी, हम बात कर रहे थे उसके कोण के बारे में। अब देखो यहाँ पर जो दोनों के मध्य क्या कोण, दोनों कितने कोणों पे होगा, 90 डिग्री। देखो यहाँ पर ये अपना जो आई एक्स है और वी टी है, अब दोनों के मध्य कोण कितना आ रहा है यहाँ पर, टोटल 90 डिग्री। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा होता है। तो जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, इसमें कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है अपना, स्प्लिट फेज मोटर में रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की ही क्यों बनाई जाती है। तो फ्रेंड इसमें रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की क्यों बनाई जाती है। अब जो स्प्लिट फेज है यानी विभक्त कला मोटर है, उसमें दो वाइंडिंग होगी, एक तो वाइंडिंग होगी अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होगी अपनी रनिंग वाइंडिंग। अब देखो जो रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की क्यों बनाई जाती है, क्वेश्चन अपना रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की क्यों बनाई जाती है। कि स्टार्टिंग वाइंडिंग तो सिर्फ स्टार्टिंग में काम आएगी, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसके माध्यम से, यानी कि वो तो लगभग 80% गति पहुंच जाने पर क्या होगी, जो अपना परिपथ है उससे दूर हो जाएगी। तो फिर बाद में कौन सी वाइंडिंग जुड़ी रहेगी, अंत तक रनिंग वाइंडिंग। तो यानी कि मोटे तार इसलिए बनाया जाता है उसका प्रतिरोध क्या हो, कम। अगर धारा का रास्ते में रुकावट यानी धारा का रास्ते में रुकावट कम होगी तो वो हीटिंग कम होगी और जलेगी नहीं, तो इसलिए उसे क्या मोटे तार की बनाई जाती है। जबकि जो रनिंग वाइंडिंग होती है वह क्या बनाई जाती है, पतले तार की। अब बात करते हैं रनिंग वाइंडिंग। जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो स्टेटर के अंदर गहराई में की जाती है। कहाँ करते हैं हम, गहराई के अंदर। और बाहर कौन सी वाइंडिंग करते हैं हम, स्टार्टिंग वाइंडिंग। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तार की क्यों बनाई जाती है। अब वही क्वेश्चन आ गया कि जो मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग है, पहले रनिंग का था, अब स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की क्यों बनाई जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या धारा का मान अधिक रहता है, तो जो उसका उच्च प्रतिरोध रहेगा तो धारा को सहन कर लेगी, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा अपना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में खांचों में अधिक गहराई में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जैसा कि फ्रेंड मैंने अभी आपको बताया था कि अधिक गहराई में देखो यहाँ पर दो वाइंडिंग हो रही है, स्टार्टिंग और रनिंग। देखो जो रेड कलर की दिखाई दे रही है वो तो कौन सी है, स्टार्टिंग। और जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में कौन सी है, रनिंग वाइंडिंग। देखो यहाँ अंदर गहराई में कौन सी वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग। तो ए ऑप्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग, बी ऑप्शन रनिंग वाइंडिंग। तो अधिक गहराई की बात करें तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में धारा और वोल्टेज इन फेज कौन सी वाइंडिंग में होते हैं। तो फिर ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग, बी रनिंग वाइंडिंग, सी रोटर वाइंडिंग, डी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा अपना ए ऑप्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है यानी जो पहले जो स्प्लिट फेज जो मोटर होती है इसे हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है, इसमें धारा और वोल्टेज का जो कोण होता है वो तो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरें कितने एचपी तक की बनाई जाती है। तो फ्रेंड जो स्प्लिट फेज मोटर की इसमें क्या पूछी है, इसकी एचपी यानी कि उसकी कितनी एचपी तक की बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है सबसे कम एचपी यानी कि देखो ये ऑप्शन 0.4, 0.7, 0.4 और डी ऑप्शन है 0.5। तो ये लगभग आधा एचपी यानी कि 1/2 एचपी तक की बनाई जाती है यानी कि 0.5 एचपी। एचपी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति। अगला क्वेश्चन है अपना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की पावर फैक्टर कितना होता है। देखो जो विभक्त कला जो मोटर होती है उसकी जो पावर फैक्टर के बारे में पूछा तो ये इसका हो जाएगा डी ऑप्शन 0.3 से 0.4 पीएफ। अगला क्वेश्चन छोटे पंप, ग्राइंडर, बफिंग मशीन, वॉशिंग मशीन या वुड वर्किंग मशीन, फैन आदि में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। देखो फ्रेंड यहाँ बात करें छोटे पंप, ग्राइंडर मशीन यानी वॉशिंग मशीन यानी कि हल्के कार्य में यानी कि जैसे कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन हल्की यानी कि लो होती है। फैन में ज़्यादा एचपी का नहीं होता, ज़्यादा क्षमता का नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ सीधी सी बात आ जाएगी कौन से आ जाएगा स्प्लिट फेज। देखो यूनिवर्स हमेशा देखो अगर आपको क्वेश्चन को करेक्ट नहीं करना है बिल्कुल ठीक, तो सबसे पहले आप ऑप्शन को काटना सीखो। देखो यूनिवर्सल मोटर काम में नहीं लेते। स्लिप रिंग, भाई स्लिप रिंग देखो जो फैन है फैन में काम लेते हैं क्या, नहीं। अब देखो कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर मोटर फैन में काम ले सकते हैं, वुड में ले सकते हैं, लेकिन जो छोटे पंप ग्राइंडर होते हैं इनमें क्या किया हमें बफिंग मशीन, इनमें कैपेसिटर मोटर काम में नहीं लेते हैं। तो बची कौन सी अपनी स्प्लिट फेज या विभक्त कला मोटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कैपेसिटर प्रकार की जो मोटर है उसमें जो रोटर का प्रकार क्या पूछा हमें कि रोटर कौन सा होता है। देखो सामान्य रोटर, सर्कुलर केज रोटर, ए बी दोनों या कोई नहीं। देखो जो सिंगल फेज में मोटर होता है उसका रोटर इस प्रकार का होता है, और ये रोटर है स्क्विरल केज रोटर। कौन सा रोटर है ये, स्क्विरल केज रोटर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर केज कहाँ पे आ रहा है, स्क्वायर केज आ रहा है बी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अपना कैपेसिटर मोटर में पावर फैक्टर तथा टॉर्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च होता है। फ्रेंड क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि देखो इसमें दो मोटरों का नाम दिया है, एक तो कैपेसिटर मोटर और एक दिए स्प्लिट फेज मोटर, यानी दोनों की अपेक्षा जो उच्च टॉर्क क्या होता है। तो कैपेसिटर मोटर का उच्च टॉर्क क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। देखो स्प्लिट फेज मोटर है, इसमें यानी कि दो वाइंडिंग क्या किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग हो रही है रनिंग वाइंडिंग। लेकिन कैपेसिटर मोटर का टॉर्क उच्च क्यों होता है, यानी कि सीधी सी बात है कि इसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाता है, कैपेसिटर जुड़ा होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अंकित घूर्णन गति का कितने भार प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी कि सी डब्ल्यू ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड ये यानी कि 70 से 80% गति पहुंच जाने पर मोटर की क्या हो जाता है, अपने जो परिपथ उससे यानी कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग उससे दूर हट जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है वो होता कैसा है, जो अपना मोटर के अंदर जो पार्ट लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये इसमें जुड़ा हुआ है कैपेसिटर। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो पी यानी जो प्लंजर है इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर लगा होता है अपनी शाफ्ट के ऊपर, और ये यानी कि ये हो जाएगा अपना पूरा सेंट्रीफ्यूगल का बाह्य स्विच यानी बाह्य सर्किट। इसमें क्या होता है कि द्विघात जो पत्ती होती है बायोमेट्री यानी कि सिस्टम होता है कि गति जैसे इसकी अधिक होगी तो वाइब्रेट करके, और वाइब्रेट करने पर क्या होगा परिपथ से यहाँ से जो द्विघात पत्ती है वो गर्म होगी, गर्म होने के बाद में क्या से हट जाएगी, और ये यांत्रिक क्रिया के द्वारा परिपथ से हटता है। अगला क्वेश्चन है अपना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कार्य करते समय कौन सी वाइंडिंग कार्य करती है। एंड जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है वो कार्य करते समय कौन सी वाइंडिंग कार्य करती है। तो देखते हैं कि जो कैपेसिटर स्टार्टर मोटर है इसमें तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा, एक स्क्वायर केज रोटर होगा और एक मेन वाइंडिंग होगी अपनी। ये चारों चीज इसके अंदर होगी। जैसे हम सप्लाई चालू करेंगे मोटर की 70 से 80 गति पहुंची तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, ओपन, यानी कैपेसिटर क्या कर देगा, ओपन, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर तो परिपथ से क्या हो गए दूर। बचा क्या गया
मेन वाइंडिंग और रोटर। रोटर अपना घूर्ण गति पे है क्योंकि फ्लक्स बन रहा है यहाँ पर, और तो इसके कारण से रोटर अपना घूर्ण गति पे है। तो बचा क्या ओनली मेन वाइंडिंग। देखते हैं क्वेश्चन में, देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग दोनों कोई नहीं, रोटर यहाँ पे है नहीं, तो किस पर कार्य करेगी ओनली रनिंग वाइंडिंग, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना, स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर जोड़ने से धारा कितने डिग्री आगे हो जाती है। ए ऑप्शन है अपना 75 डिग्री, बी ऑप्शन 50, सी ऑप्शन 20 और डी ऑप्शन 25। तो यानी फ्रेंड अगर बात करें हम कैपेसिटर की, तो जैसे हम परिपथ में कैपेसिटर जोड़ते हैं तो जो V का मान और I के मान के मध्य हम ग्राफ देखेंगे, तो धारा का मान वोल्टेज से कितने डिग्री आगे चला जाता है, 90 डिग्री आगे। अगर किसी हम मान लो कि कुंडली की बात करें, इंडक्टर की बात करें, प्रेरण की बात, तो उसमें धारा का मान 90 डिग्री क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। ग्राफ की वही बात करें तो V का मान 90 डिग्री बढ़ जाता है, जबकि धारा का मान 90 डिग्री पिछड़ जाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो ई ऑप्शन डाल लेंगे और आंसर क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ड्रायर पंप या वॉशिंग मशीन, पंखे, ब्लोअर और कंप्रेसर में कौन सी मोटरें प्रयुक्त की जाती है। हम इसको ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। देखो इसमें ए ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्टेपर मोटर और स्थायी कैपेसिटर। देखो सिंक्रोनस मोटर और स्टेपर मोटर ये तो काम दोनों काम में लेंगे नहीं। फ्रेंड सबसे पहले आप क्वेश्चनों के ऑप्शन को डिलीट करना सीखो कि ये नहीं होगा, तो होगा कौन सा। देखो सी ऑप्शन स्थायी कैपेसिटर, ए ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। हम यहाँ हल्के काम में यूज ले रहे हैं, यानी पंखे, ब्लोअर, ड्राई पंप, इनमें तो स्थायी कैपेसिटर का ये काम में लेंगे नहीं। तो कौन से लेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी कि अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क व रनिंग टॉर्क समान रहता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इसका चेंज हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि कैपेसिटर कुंडली से हट जाएगा तो ये हट जाएगा। सिंक्रोनस मोटर इसका अधिक होता है, लोड बनने पर कम हो जाता है, और स्टेपर मोटर इसका अलग। लेकिन जो स्थायी कैपेसिटर मोटर इसमें परमानेंट है कि स्थायी पेपर के 2.5 माइक्रोफेड का कैपेसिटर जुड़ा होता है, तो उसी कारण क्या होता है कि इसका जो भला गुण है, टॉर्क है, वो रनिंग हो चाहे स्टार्टिंग हो समान रहता है। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्थायी कैपेसिटर मोटर में कितने माइक्रोफेड का कैपेसिटर हम प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड जो सीलिंग फैन होता है, अपना छत का पंखा होता है, वहाँ अधिकतर कितना माइक्रोफेड का कैपेसिटर काम लेते हैं, 2.5 माइक्रोफेड। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड हम इनमें कौन सी कैपेसिटर यूज लेते हैं, पेपर कैपेसिटर, यानी पेपर कैपेसिटर प्रकार के यूज लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, कैपेसिटर स्टार्टर और कैपेसिटर रन मोटर में उच्च प्रारंभिक टॉर्क व उच्च पावर फैक्टर क्यों प्राप्त होता है, इसका रीजन क्या है। तो फ्रेंड हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, यानी कि इसमें क्या लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच और 2 कैपेसिटर। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 कैपेसिटर नहीं होगा, क्योंकि वहां कितने कैपेसिटर 2। सीधी सी बात है, 2 कैपेसिटर कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क से कितना गुना होता है। तो फ्रेंड ये हो जाएगा लगभग, तो 2, 4 और 5 ये ऑप्शन तो होंगे, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लगभग 3 गुना तक इसका टॉर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर और एसी में कौन सी मोटरें प्रयुक्त की जाती। तो फ्रेंड इसमें ए ऑप्शन है अपना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, सी ऑप्शन है स्थायी कैपेसिटर, डी ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। अगला क्वेश्चन है, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा परिवर्तन करके किस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। देखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सिंक्रोनस मोटर और स्थायी कैपेसिटर मोटर। फ्रेंड हमें करना क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि अपनी 2 वाइंडिंग है, हर के अंदर 2 वाइंडिंग होगी, सभी के अंदर, तो मेन वाइंडिंग होगी और एक एक्सिलरी वाइंडिंग। तो करना क्या है, किसी दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को क्या करना होगा, हमें चेंज, तो दिशा चेंज हो जाएगी। मान लो कि हमें जो अपनी मेन वाइंडिंग है इसकी जो दिशा चेंज करनी है, तो क्या करना होगा इसके लिए हमें, जो इसके जो टर्मिनल बिंदु है, जो इनके सिरे हैं, उनको हमें
चेंज करना होगा। इसके एक सिरे को तो हमने इधर और एक को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, चेंज। अगर बाय द वे हमने मान लो कि दोनों टर्मिनल की दिशा चेंज कर देंगे, दोनों वाइंडिंग होगी, तो उसकी गति घूर्णन नहीं होगी। तो करना क्या है, कोई सी भी एक वाइंडिंग की दिशा यानी कि सिरों को क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो इसमें तो ऑप्शन हो जाएगा सभी, यानी कि सभी मोटर की हम चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्क्विरल केज मोटर का रोटर प्रयुक्त किया जाए। स्क्विरल केज मोटर यानी स्क्विरल केज प्रकार का रोटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्क्विरल केज रोटर इस तरह का होता है, यानी कि जो किस प्रकार की मोटरों में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शेडेड पोल मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर मोटर। तो यानी कि इन सभी में कौन सा रोटर प्रयोग करते हैं हम, स्क्विरल केज रोटर। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर में शेडेड पोल पर वाइंडिंग किसकी होती है। अब देखो शेडेड पोल की बात करें तो थोड़ा शेडेड पोल के बारे में पहले जान लेते हैं हम। देखो जो शेडेड पोल होती है वो इस तरह की मोटर होती है। अब इसकी जो शेडेड पोल मोटर, जो शेडेड, तो फ्रेंड साफ दिखाई दे रहा है कि जो मैं शेडेड पोल उसके ऊपर हम क्या कर रखी है, हमने तांबे की एक कुंडली की हुई है। यानी जो शेडेड पोल जो इस तरह की जो ये हो जाएगी अपनी जो पूरी कंप्लीट मोटर। इसके में देखो कि जो शेडेड यानी छोटे पोल ये हो जाएगा पूरा अपना मुख्य पोल। इसके बाद जो ये छोटे पोल दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर हमें जो रिंग डाल रखी है वो किसकी डाल रही है, तांबे की। तो ये हो जाएगी अपनी शेडिंग कोयल, और किसकी करते हैं, तांबे की। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन में है तांबा, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, तांबा। अगला क्वेश्चन है, सेलेंट पोल यानी बड़े पोल, शेडेड पोल यानी कि छोटे पोल किस मोटर में होते हैं। यानी अभी जस्ट हमने देखा था कि दो पोल होंगे, शेडेड और सेलेंट। तो कौन सी मोटर जाएगी वो, ए ऑप्शन शेडेड पोल मोटर। सेलेंट पोल, सेलेंट पोल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण किसमें आता है। यानी कि सेलेंट पोल के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल। अब देखो जो स्प्लिट फेज है इसमें सेलेंट पोल होता नहीं है, कैपेसिटर में नहीं होगा, तो यहाँ कौन सी मोटर जाएगी, शेडेड पोल मोटर में। अगला क्वेश्चन है अपना, सेलेंट पोल व शेडेड पोल की चुंबकीय फ्लक्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय अक्ष की ओर खिसकता है। यानी कि किसी ने कहना है मतलब कि चुंबकीय जो फ्लक्स के फल चुंबकीय अक्ष किस ओर खिसकता है, यानी कि जो शेडेड पोल मोटर की गति होती है वो किस ओर होती है। तो फ्रेंड जो छोटा पोल दिखाई दे रहा है वो तो जाएगा शेडेड पोल, बड़ा पोल कौन सा हो जाएगा, सेलेंट पोल। अब इसकी जो गति की बात करते हैं हम तो वो होती है हमेशा शेडेड से, यानी सेलेंट से शेडेड। इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी, इसकी गति। और अपना क्वेश्चन में पूछ रहा था हमें कि चुंबकीय जो फ्लक्स है वो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय किस ओर खिसकता है। यानी कि सेलेंट व शेडेड पोल के चुंबकीय फ्लक्स प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय किस ओर खिसकता है। तो यानी कि शेडेड और सेलेंट नाम आ रहा है। तो यहाँ पर मोटर के बारे में देखो लास्ट में दे रखा है सभी में मोटर, कैपेसिटर में शेडेड और सेलेंट नहीं होता है, स्प्लिट में नहीं होता। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना आंसर है शेडेड पोल मोटर। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर में रोटर का घूर्णन किस तरह से होता है, यानी कि घूर्णन होता है। अब हम इसके घूर्णन की बात कर रहे हैं, तो देखो घूर्णन किस तरह से होगा इसका। ये हो जाएगा अपना बड़ा पोल यानी कि सेलेंट पोल, ये हो जाएगा शेडेड पोल। तो मोटर की गति क्या होती है हमेशा क्लॉकवाइज। किस तरह से होती है, क्लॉकवाइज। तो देखो ज्यादा दिमाग लगाने कोई नहीं, इसमें सिर्फ समझना है, डायग्राम को समझो। यानी कि डायग्राम यहाँ कौन सा है बड़ा पोल, यहाँ कौन सा छोटा पोल। तो ये तो होगा सेलिएंट और ये हो जाएगा शेडेड पोल। तो यानी कि सेलिएंट से शेडेड पोल की ओर इसकी क्या होती है, गति। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में सेलिएंट पोल से शेडेड पोल, पहला ही अपना क्या हो जाएगा आंसर, तो ए ऑप्शन। बाकी क्यों हमें देखने की जरूरत है नहीं। अब जो शेडेड पोल मोटर होती है उसकी क्षमता, शेडेड पोल मोटर्स कितनी क्षमता की बनाई जाती है। फ्रेंड जो शेडेड पोल मोटर होती है वो अपनी सबसे यानी कि कम क्षमता की बनाई जाती है। कितनी, सबसे यानी कि जिसकी कम क्षमता कम हो। लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन के अनुसार क्या देना है इसके आंसर। देखो यहाँ 3 से 175 वाट, 3 से 135 वाट,
3 से 155 वाट और 3 से 125 वाट। 125 वाट यहाँ वैसे तो ज़्यादा देर का, लेकिन सबसे कम क्षमता ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या देना है हमें आंसर। तो यहाँ बी ऑप्शन में क्या देगा, 3 से 125 वाट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर का प्रारंभिक टॉर्क होता है। तो क्या होता है प्रारंभिक टॉर्क इसका, बहुत कम होगा। इन मोटर बिल्कुल कम क्षमता की बनाई जाती है और इसका जो प्रारंभिक बलागुण होता है वो क्या होता है, कम। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है। तो जो शेडेड पोल मोटर की दक्षता, इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाए कि इसका प्रारंभिक बलागुण कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो उसी हिसाब से इसका जो दक्षता भी क्या रहेगी, कम। देखो 5 से 40, 5 से 45 और 5 से 25। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 5 से 35 या लगभग 40%, यानी कि 40% से कम ही होगा, यानी कि 40% से कम। 40, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, 5 से 35 वाट, 5 से 35%। अगला क्वेश्चन है, हेयर ड्रायर खिलौने विद्युत घड़ी में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो कैपेसिटर मोटर बड़ी होती है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इसका भी आकार बड़ा होता है। लेकिन जो शेडेड पोल मोटर होती है, शेडेड पोल मोटर होती है तो इसका आकार क्या होता है, छोटा आकार होता है। शेडेड पोल मोटर का आकार क्या होता है, छोटा। तो इसलिए घड़ी में कौन सी मोटर काम में लेंगे हम, जो हेयर ड्रायर खिलौनी मोटर, उसमें शेडेड पोल मोटर काम में लेते हैं। तो ऑप्शन ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दोहरे शेडेड पोल या दोहरी सेलेंट वाइंडिंग वाली शेडेड पोल मोटर क्यों बनाई जाती है। इसका ये ऑप्शन है, घूर्णन गति परिवर्तित करने के लिए, घूर्णन गति बदलने के लिए। सी ऑप्शन, घूर्णन गति बढ़ाने के लिए, घूर्णन गति घटाने के लिए। देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि शेडेड पोल में दोहरी सेलेंट वाइंडिंग वाली शेडेड पोल मोटर क्यों बनाई जाती है। कि दोहरी सेलेंट वाइंडिंग यानी कि अगर इसके अंदर क्या होता है कि हमें पोलों को अगर गति किसी मोटर की हमें गति दिशा बदलनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो मानो पहले दिशा बदलनी है, दिशा के लिए हमें वाइंडिंग चेंज करनी होगी। और अगर गति बदलें तो गति के लिए हमें पोलों की संख्या को कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसीलिए इसके अगर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, घूर्णन गति बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर किससे चलाई जाती है। दो फ्रेंड, जो यूनिवर्सल मोटर है वह किससे चलाई जाती है। यूनिवर्सल मोटर होती है जो एसी से चलती है और डीसी से चलती है। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर की संरचना किस मोटर के समान होती है। यानी कि यूनिवर्सल मोटर है उसकी जो संरचना है वो किस मोटर के समान होती है। ये ऑप्शन, शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर मोटर, सी डीसी शंट मोटर और डी डीसी सीरीज मोटर। तो यानी कि जो ऐसी सीरीज मोटर होती है, जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसके समान क्या होगी यूनिवर्सल मोटर की संरचना। और जो यूनिवर्सल मोटर उसी का दूसरा नाम क्या है, एसी सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन वही है कि यूनिवर्सल मोटर का दूसरा नाम क्या हो, तो हो जाएगा एसी सीरीज मोटर। इसकी बात करें संरचना, तो संरचना किसके समान होगी, डीसी सीरीज मोटर के समान। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन होता है क्या। जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया, उसके कारण क्या होता है, जो क्षेत्र फ्लक्स होता है यानी कि क्षेत्र फ्लक्स, उसकी क्या होती जाती है, एक समानता नष्ट हो जाती है। यानी कि जो कार्बन ब्रश जैसे घूर्णन करती है, कार्बन ब्रशों में क्या होता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और उसी कारण आर्मेचर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स की जो फील्ड क्षेत्र उसको जो क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो चुंबकीय जो मुख्य फ्लक्स है उसकी एक समानता नष्ट हो जाती है। ये तो हो गया आर्मेचर रिएक्शन। अब देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी वाइंडिंग करेंगे इसको दूर करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, थ्री फेज वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग तो ऑलरेडी कर रखी है, थ्री फेज वाइंडिंग मोटर अपनी चल रही है सिंगल फेज, तो ये तो ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब या तो कंपनसेटिंग या इंटरपोल, तो इसमें आंसर हो जाएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब बात करते हैं इंटरपोल वाइंडिंग की। जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो कम्यूटेशन या दिग परिवर्तन को दूर करने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है,
कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। तो फ्रेंड ये की जाती है आर्मेचर के श्रेणीकरण में। अब कम्यूटेशन दोष को दूर करने के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है? जैसे फ्रेंड मैंने कहा था कि आर्मेचर में जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए की जाती है। अब कम्यूटेशन को सुधारने के लिए कौन सी वाइंडिंग करेंगे? इंटरपोल वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल वाइंडिंग, जो इंटरपोल होते हैं वो कहाँ स्थापित की जाती है? तो फ्रेंड देखो आर्मेचर के ऊपर नहीं की जाती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में की जाती है वाइंडिंग कनेक्शन, लेकिन स्थापित कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है स्टेटर के ऊपर। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें एसी डीसी से प्रचालित करने पर प्रत्येक दिशा में एक ही दिशा में कार्य करने वाले टॉर्क पैदा होते हैं? तो वह है यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन लोड के, यानी कि ये हो जाएगा एन समानुपाती 1 लोड। तो यानी कि लोड के व्युत्क्रमानुपाती क्या होगी? इसकी घर्षण गति। अगर लोड बढ़ेगा तो गति घटेगी, अगर लोड घट रहा है तो गति बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल मोटर किस फ्रीक्वेंसी पर अच्छा कार्य करती है? तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी वो उतना ही अच्छा कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन छूट गया था। यूनिवर्सल मोटर को किस प्रकार के लोड पर प्रचालित नहीं किया जा सकता? इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान है, तो इसे शून्य लोड पर प्रचालित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है मिक्सर ग्राइंडर वैक्यूम क्लीनर सिलाई मशीन भारी कार्य, नाम आ गया भारी कार्य, जैसे कि रेल इंजन में प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी? जैसे कि वैक्यूम क्लीनर सिलाई मशीन, इनमें कैपेसिटर वाली मोटर हम यूज ले सकते हैं, लेकिन साथ में क्या है कि भारी कार्य तथा रेल इंजन में प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी है? तो हो जाएगी यूनिवर्सल मोटर। यानी कि वर्तमान में हम कौन सी मोटर काम ले रहे हैं? यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है 200 से 600 वोल्टेज 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या 2200 एचपी यूनिवर्सल मोटर। देखो क्वेश्चन आ गया कि 200 से 600 वोल्टेज और 25 हर्ट्ज यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे कम फ्रीक्वेंसी का नाम है तो हमें कौन सी काम लेंगे? यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर काम ले रहे हैं तो कहाँ काम लेंगे? रेल इंजन। और इसी क्वेश्चन के आधार पर हमने यहाँ क्या किया है? यूनिवर्सल मोटर। वैसे डीसी सीरीज मोटर भी रेल इंजन में काम लेते हैं, लेकिन वर्तमान में कौन सी काम दे रही है? यूनिवर्सल मोटर। तो इस क्वेश्चन के आधार पर क्या किया हमने इसका आंसर। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रिपल्सन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखो जो रिपल्सन मोटर होती है उसका सिद्धांत क्या हो जाए? जो रिपल्सन मोटर होती है वो हमेशा रिपल्सन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। अब बात करते हैं इसकी जो कार्बन ब्रश होते हैं, रोटर के ऊपर 2 कार्बन ब्रश लगी होती है, और कार्बन ब्रश को एक तांबे के तार से क्या किया जाता है? शॉर्ट किया जाता है। और इन जो ब्रश की जो लगभग इसे 20 डिग्री या 45 डिग्री पर रखा जाता है, तब यह अच्छी गति पर चलती है। यानी कि जहां पर आर्मेचर रिएक्शन का मान अधिक होगा वहां मोटर की गति या मोटर उच्च दक्षता के साथ चलेगी। तो इसे हम या तो 20 डिग्री या फिर 45 लगभग 45 डिग्री तक इसकी जो कार्बन ब्रश होती है उन्हें हम सेट करके रखते हैं, ताकि जो अपना आर्मेचर रिएक्शन का मान है वह अधिक हो। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है 48वां उच्च प्रारंभिक टॉर्क निम्न प्रारंभिक धारा अधिक लोड वहन क्षमता तथा सरल घूर्णन दिशा परिवर्तन किस मोटर में होता है? तो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी रिपल्सन मोटर। अगला क्वेश्चन है रिपल्सन मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग किसके द्वारा शॉर्ट की जाती है? फ्रेंड जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि क्या लगी होती है? 2 कार्बन ब्रश से लगी होती है और उन्हें तांबे के तार से क्या करते हैं? शॉर्ट। तो क्या आ जाएगा? कॉपर के द्वारा। अब क्यों करते हैं? अब देखो इन्हें शॉर्ट करके रखते हैं और जो कार्बन ब्रश है उसे हम लगभग 45 डिग्री तक कोण पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का मान अधिक हो और यानी पृथक्करण का मान अधिक हो, तभी ये मोटर क्या करेगी? अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य करेगी। मतलब अगला क्वेश्चन है रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशेज को स्टेटर के चुंबकीय अंश से कितने
डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है? ए ऑप्शन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। और फ्रेंड, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक जुड़ सकते हो और साथ साथ आप जो 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर जो 50 क्वेश्चन है उनकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।